अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर क्लास। स्टूडेंट्स, लास्ट डे हम लोग पैराग्राफ राइटिंग को पढ़ रहे थे और मैंने आप सबको एक होमवर्क दिया था कि आप सब लोगों ने माय मदर पैराग्राफ के ऊपर माय मदर पैराग्राफ के ऊपर 2 से 3 टॉपिक सेंटेंसेस, डिफरेंट टॉपिक सेंटेंस। जी ठीक है। जी आप बताएं, पढ़ के सुनाएं। आप आपके सामने है। जी पढ़ें, क्या है। ये यहाँ पे पढ़ें। अच्छा, फर्स्ट पॉइंट है माई मदर इज द मोस्ट इम्पोर्टेंट person in my and my family's life. My mother is always there for me. I am inspired Just by a the minute. The first one was your topic sentence. My mother is the most important person in in my my and my family. my family's life. अब बच्चों, क्या आपको लगता है, क्या ये एक टॉपिक सेंटेंस है? किस किस को लगता है ये एक टॉपिक सेंटेंस है? हाथ खड़ा करो। ठीक है। खवातीन को भी लगता है। जी आपको क्या क्यों लगता है कि ये एक टॉपिक सेंटेंस है? नहीं, मदर के बारे में नहीं बता रहे। ये इसलिए एक टॉपिक सेंटेंस है। जी आप बताएं। नहीं। और कोई आपको पता है? इसमें एक आइडिया पेश किया गया, सही है। इट कंटेन्स एन आइडिया अबाउट द टॉपिक on on that idea he can write a number of supporting sentences, जैसे कि आपने कहा। बात समझे कि नहीं समझे? क्योंकि टॉपिक सेंटेंस क्या होता है, हमने लास्ट टाइम देखा था। टॉपिक सेंटेंस most of the time the first sentence of the paragraph, it introduce the main idea or the point that paragraph will discuss. So the main point which he will going to discuss in a paragraph is that वो क्या करेगा, वो मदर की इंपॉर्टेंस को शो करेगा। अब वो जितने सेंटेंसेस लिखेगा वो ये बताएगा कि क्यों उसकी मदर उसके लिए या उसकी फैमिली के लिए सबसे जरूरी है। बात समझ आ गई? और किसी ने कोई टॉपिक सेंटेंस लिखा हो? जी। My mother is my world. She is the first person that teaches me how to stand up. बहुत अच्छे। Yes. अब ये भी क्या है, ये भी एक परफेक्ट टॉपिक सेंटेंस है। क्यों? क्योंकि इसमें भी एक आइडिया मौजूद है। This sentence also contains an idea and is written in a declarative manner. That's why it's a topic sentence. Is that right? Yes, from online. Is there anybody who have write some topic sentences on the topic my mother? अगर आप में से कोई पार्टिसिपेट करना चाहे तो वो हैंड रेज कर सकता है। तो किसी ने नहीं लिखा, बहुत अच्छे। आप में से भी और किसी ने नहीं लिखा? नहीं लिखा? चलें आए। जी, फ्रॉम द रेनेसां स्कूल, इज देयर एनीबॉडी? Yes, from the Renaissance school. अच्छा बच्चों देखो, ये हमारे पास एक एग्जाम्पलरी पैराग्राफ है। हमने कल क्या पढ़ा था? सबसे पहले एक टॉपिक सेंटेंस होगा पैराग्राफ के आगाज में, जो किसको पेश करेगा? आइडिया को। किसके आइडिया को? राइटर के। राइटर के कि एक राइटर किसी टॉपिक के बारे में किस अंदाज से लिखने वाला है, इन विच मैनर एंड इन विच वे ही इज गोइंग टू अप्रोच द टॉपिक, ही इज गोइंग टू टेक अप द टॉपिक। इज दैट क्लियर? सेकेंडली, उसमें कुछ ऐसे सेंटेंसेस होंगे जो क्या करेंगे? सपोर्ट करेंगे किसको? उसी आइडिया को। उनको हम क्या बोलते हैं? सपोर्टिंग सेंटेंसेस। ठीक है। Someone is going to write a paragraph, he make a claim, he make a stance, he write an idea in a declarative sentence. Then what he has to do, he don't have to present the second idea, he just have to write different sentences in the form of examples, in the form of arguments, in the form of facts and figures, just to support that idea. Is that clear? And lastly, what he has to do?
he has to end a paragraph in a confident manner. अब वो कैसे करेगा, उसी आइडिया को रिप्रेजेंट करेगा लेकिन एक ज्यादा पुरएतमाद अंदाज से। बात समझ आ गई कि नहीं आई? इज दैट क्लियर? तो आए एक एग्जाम्पलरी पैराग्राफ माई मदर के ऊपर ही देखते हैं। अब देखें उसने क्या लिखा, माई मदर इज नाइदर टॉल नॉर हैवी बट शी इज द बिगेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। अब सवाल ये है कि ये जो पहला हिस्सा है, माई मदर इज नाइदर टॉल नॉर हैवी, ये फिक्रा क्या लगता है आपको, क्या ये किसी आइडिया को पेश करता है? नहीं, ये एक जनरल हुक स्टेटमेंट है। ये क्या है? हुक स्टेटमेंट। हुक स्टेटमेंट किसे बोलते हैं? क्या आप लोगों ने सोशल मीडिया के ऊपर कभी कोई ऐसी पोस्ट या कोई वीडियो या यूट्यूब के ऊपर देखा हो कि उसके ऊपर कोई ऐसा थंबनेल लगा है कि आप देख के एक दफा रुक गए कि यार ये क्या बात हुई, क्या ख्याल है? स्टार्टिंग लाइन या वो थंबनेल के ऊपर लिखा इमरान खान रिहा हो गए, आगे क्वेश्चन मार्क लगा होता है छोटा सा। बात समझे हो कि नहीं समझे? इसी तरह सोना 1200 रुपए का हो गया, अब वो आगे छोटा सा लिखा होता है 0.01 ग्राम। बात समझे हो कि नहीं समझे? तो इस तरह की स्टेटमेंट्स या इस तरह के सेंटेंसेस किस लिए होते हैं? ध्यान खींचने के लिए। बात समझे हो कि नहीं समझे? अट्रैक्ट करने के लिए, कैच करने के लिए, जो रीडर है उसको अपने साथ जोड़ने के लिए। इज दैट क्लियर? इस तरह के सेंटेंसेस को हम हुक स्टेटमेंट्स बोलते हैं कि जो क्या करें, जो आपको अपने साथ जोड़ ले। बात समझ आ गई? तो भाई इनको बंद करो, ये लड़ पड़े आपस में। अच्छा जी, हो गया बंद। आप लोगों ने नहीं लड़ना, उनको लड़ने दो, ठीक है? अब देखो बच्चों, मैंने आपको क्या बोला, अब आपको आज एक नई बात पता चली। पैराग्राफ का आगाज एक ऐसे सेंटेंस से करना है जो बड़ा ही अट्रैक्टिव हो, बड़ा अटेंशन ग्रैबिंग हो। बात समझ आई कि नहीं आई? जो आपके रीडर को क्या करे, इंटरेस्टिंग लगे। इज दैट क्लियर? जी बच्चों, किस किस को यह बात समझ आ गई? ठीक है, अब देखें स्टांस क्या उसने बनाया। व्हाट्स द आइडिया? शी इज द बिगेस्ट पर्सन इन माई लाइफ। अब देखो उसने एक आइडिया बना दिया, मदर इज द बिगेस्ट पर्सन ऑफ हिज लाइफ। अब किसी की जिंदगी का सबसे बड़ा इंसान कौन होता है? किसके लिए वो ऐसे अल्फाज इस्तेमाल करता है? जिसका उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन हो। ऐसे ही है, जिसने उसकी लाइफ में सबसे ज्यादा इंफ्लुएंस किया हो। ऐसे ही है ना? अब वो इंफ्लुएंस किस किस मैनर में हो सकता है? कैरेक्टर बिल्डिंग के मामले में, कैरियर बिल्डिंग के मामलात में, उसकी एजुकेशनल जर्नी के मामलात में, या उसकी पर्सनल लाइफ में। यही 4-5 मेजर डोमेन्स है ना। अब देखें, जस्ट बीइंग अ राइटर, you just have to think, you have this idea, you have this topic sentence, and now you have to craft the arguments, you have to craft the supporting sentences which will support this idea. What you will do, जैसे मैंने बोला, सबसे पहले आपने क्या करना होता है? ग्रास रूट से शुरू करना है। आप सोचें कि अच्छा ऐसा क्या हो सकता है जिसकी बुनियाद पे हम किसी को कहेंगे कि भाई ये सबसे बड़ा है। किस लिए? मेरे लिए। ये सबसे जरूरी है मेरे लिए। क्यों कोई सबसे जरूरी होगा? क्योंकि उसका आपकी जिंदगी में किरदार सबसे जरूरी है। बात समझे हो कि नहीं समझे? अब वो किरदार, मैंने जैसे कहा कि हम उसको क्या कर रहे हैं? डिवाइड कर रहे हैं, डीकंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, ठीक है? यानी छोटे छोटे हिस्सों में करके देख रहे हैं। वो किरदार आपके करियर में हो सकता है, बात समझे, आपकी पढ़ाई लिखाई में, आपकी शख्सियत की तामीर में, या आपकी कोई एजुकेशनल जर्नी में। यही है ना? क्या ख्याल है? तो आए अब जरा देखते हैं कि आगे क्या सारे के सारे सेंटेंसेस इस आइडिया को सपोर्ट करते हैं कि नहीं करते। There has been no other person with a greater influence on me. अब देखें, अगली बात ही वही की गई कि भाई वो इसलिए मेरे लिए सबसे बड़ी हैं, सबसे अजीम है, क्योंकि उनका मुझ पे असर सबसे ज्यादा है। अब ये सपोर्टिंग सेंटेंस तो है, लेकिन क्या इस सपोर्टिंग सेंटेंस में कोई एग्जांपल दी गई? कोई फैक्ट एंड फिगर आया? कोई स्टैट आया? नहीं। क्या है इसमें? लॉजिक है। ऐसे ही है, लॉजिकल आर्ग्यूमेंट है ना। देखें, हमने क्या बोला कि सपोर्टिंग सेंटेंसेस कैसे हो सकते हैं? या तो आर्ग्यूमेंटेशन पे बेस्ड हो। बात समझे कि नहीं समझे? आर्ग्यूमेंट समझते हो ना, मंतक के ऊपर बेस्ड हो। जैसे ये एक लॉजिकल चीज है ना, आर्ग्यूमेंटेटिव थिंग है ना,
या किसी एग्जाम्पल पे मुश्तमिल हो सकते हैं, या किसी स्टैटिस्टिकल डाटा के ऊपर मुश्तमिल हो सकते हैं। मिसाल के तौर पे जैसे हमने कल कहा था कि करप्शन के ऊपर लिखना है, अब वो क्या कहता है, वो कोई भी एक बंदा वो कहता है कि भाई टुडे आई एम गोइंग टू राइट अबाउट द 7 मोस्ट करप्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू दैट रिपोर्ट, दिस इज द लिस्ट। अब ये क्या है, ये रिपोर्ट आया, रेफरेंस आया, मतलब एक साइटेशन आ गई, स्टैट आ गया अंदर। बात समझे हो कि नहीं समझे? क्या उसने ऐसा कुछ किया? नहीं, उसने लॉजिकली दिमागी तौर पे कायल किया। ऐसे ही है कि भाई चूंकि उनका मेरे ऊपर असर सबसे ज्यादा, इसलिए वो क्या है, सबसे जरूरी है। अगला फिक्रा देखते हैं। मोस्ट मदर्स फीड, वॉश एंड क्लोथ देयर चिल्ड्रन एंड माई मदर इज नो एक्सेप्शन। अब देखें, वो ये भी तो कह सकता था कि भाई मेरी अम्मा जान ने मुझे खाना खिलाया, मुझे कपड़े पहनाए, मुझे साफ सुथरा रखा, या मुझे एक अच्छे से रहना सिखाया, लेकिन उसने एक अंदाज देखे। अब इसको हम कल, आप में से कोई, शायद आप कह रहे थे कि कलरफुल वोकैबुलरी या कलरफुल वे क्या है, ये बर्गर में रंग बिरंगी चीजें क्या हैं। तो भाई ये है कि आप बात को अहसन से अहसन अंदाज से करें, क्योंकि बातें वही हैं लेकिन आपका अंदाज उन्हें बड़ा या छोटा बनाता है। बात समझे हो कि नहीं समझे? इज दैट क्लियर? बात वही होती है लेकिन उसको कहने का, अदा करने का अंदाज वो फर्क डालता है। मतलब आप सब भी वो बातें कर सकते हैं जो इकबाल ने की थी, लेकिन इकबाल जैसा अंदाज आपके पास नहीं है। क्यों? क्योंकि उसने अल्फाजों को इस तरह से परोया कि वो एक बड़ा ज्यादा क्या लगता है हमें, कैची लगता है, इन्फ्लुएंसिंग लगता है। बात समझे हो कि नहीं समझे? अब यहां पे भी वही मामला किया गया। आगे क्या है, बट मोर देन दिस he made sure that I received the finest education possible। यानी उसने क्या कहा, भाई सबसे पहले तो उसने मुझे खिलाया पिलाया, मेरी परवरिश की, फिर दूसरे नंबर पे वो किस बात पे आ गया, उन्होंने मुझे तालीम दिलवाई। बात समझे हो? क्या ये दोनों तीनों सेंटेंसेस इसको लॉजिकली, इस आइडिया को सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे? कर रहे हैं। क्या कोई नया आइडिया आया, माई मदर इज वेरी प्रिटी, माई मदर इज वेरी ब्यूटीफुल, या इस तरह का कुछ नहीं? क्यों? बिकॉज दे आर डिफरेंट आइडियाज एंड वी डोंट हैव टू प्रेजेंट द सेकंड आइडिया विद इन वन पैराग्राफ। one paragraph, one idea, this is the rule। is that clear? And other than the topic sentence, all the sentences have to be the supporting sentences, all those sentences has to second the topic sentence। is that clear? Let's move further। This education was not at expensive schools or famous universities but at home by her knee patiently। अब वो क्या कह रहा है कि भाई मेरी माँ इसलिए सबसे ज्यादा जरूरी है मेरे लिए क्योंकि उसने जो मुझे तालीम दी वो खुद दी। वो कोई यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस या वहां पे नहीं उसने कहा कि ठीक है भाई फीस हो गई और जाओ भाई। उसने मुझे खुद अपनी गोद में बिठाया, अपने पास बिठाया और खुद पढ़ाया। आप में से किसी की होम स्कूलिंग हुई है इनिशियल कोई 1 to 2 years कि आपकी सिर्फ मदर ने आपको पढ़ाया हो? जी है कोई आप में से? एक दो? ये आप पल्ले से ही कह रहे हो, नजर नहीं आ रहा। अच्छा, अब देखो, मैं फ्रैंकली स्पीकिंग, मैं अपने पर्सनल एक्सपीरियंस से बताता हूं। मेरी अम्मा जान ने मुझे पहले इनिशियल ईयर्स, यानी मैं कभी किसी प्री स्कूल नहीं गया, ठीक है, मैंने गालबन जो ग्रेड 2 है उसमें एडमिशन लिया था, उससे पहले मैं कभी स्कूल नहीं था गया। और उन्होंने मुझे तभी ये सारी चीजें या बातें या मामलात सिखाए, पढ़ाए, जिसका मैं आज तक कहता हूं कि मेरे में और मेरे बाकी बहन भाइयों में एक की डिफरेंस ये है कि उन्होंने स्कूल से पढ़ा और मैंने अपनी मदर से पढ़ा। इससे फर्क पड़ता है। बात समझे हो कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि वन स्टूडेंट वन टीचर, उसका सारा फोकस किस पे है? आप पे है। स्कूल में क्या है, 30 बच्चे हैं, एक टीचर है, उसका फोकस डाइवर्ट होगा। जी वही ना, डिवाइड हो जाएगा ना। बात समझे कि नहीं समझे? यानी मिसाल के तौर पे 1 किलो जलेबियां थी, तो 10 लोगों में गई या एक बंदे को गई, फर्क तो पड़ेगा ना। बात समझ आ गई? अब देखें बच्चों आगे क्या है। My mother explained to me the difference between right and wrong, the virtues of generosity, honesty and hard work, and the importance of family and social ties।
अब वो क्या कहता है, अब देखो ये आ गई सोशल डेवलपमेंट। मैंने क्या बोला था, कैरेक्टर डेवलपमेंट, कि भाई मेरी माँ वो है जिसने मुझे ठीक और गलत में, सही और गलत में फर्क सिखाया, जिसने मुझे ईमानदारी सिखाई, जिसने मुझे रहमदिली सिखाई, और जिसने मुझे यह बताया कि मुआशरे में कैसे रहना है, अपनों के साथ कैसे रहना है, रिश्तों को अच्छा कैसे रखना है। अब जस्ट इमेजिन, जो शख्स आपको ये सारी चीजें सिखा दे या बता दे, क्या उससे बड़ा कोई उस्ताद हो सकता है? क्या उससे बड़ा कोई हीरो हो सकता है आपके लिए? क्या उससे ज्यादा कोई आपके करैक्टर को बिल्ड कर सकता है? नहीं कर सकता। बात समझे कि नहीं समझे? यानी अगर अल्लाह पाक ने माँ बाप का रुतबा ये रखा है ना सबसे ऊपर, यानी अल्लाह और उसके रसूल के बाद अगर हमारे लिए कोई सबसे ज्यादा काबिल अताअत है तो वो कौन है? हमारे माँ बाप की वजह है ना, क्योंकि उनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है। बात समझे कि नहीं समझे? और यहां पे देखें उसने वही बात की। आगे क्या है, फ्रॉम हर आई अंडरस्टूड हु आई वॉज, वेयर आई बिलोंग्ड एंड हाउ आई शुड स्पेंड माई एनर्जी। यानी उनसे मैंने सीखा। सबसे बड़ा इशू, लोगों को नहीं पता क्या करना है, कैसे करना है, मैं हूं कौन, मेरी जिंदगी का मकसद क्या है, नहीं पता ना। मोस्ट ऑफ द टाइम स्टूडेंट्स को नहीं पता होता या लोगों को नहीं पता होता। तो अगर कोई आपको यही बता दे, यही सिखा दे, आपको नहीं लगता कि वो आपके लिए बड़ा एक जरूरी होगा? तो यही उसने बात की। अब ये सारे के सारे सेंटेंसेस आप इन सबको पढ़ के देखें, क्या आपको कोई दूसरा आइडिया नजर आया? या एक आइडिया और बाकी सारे उसको सपोर्ट नहीं कर रहे? जी बताओ जी। ईच एंड एवरी पैराग्राफ विल कंटेन वन आइडिया। इज दैट क्लियर? समझ आ गई आप सबको कि नहीं आई? यानी देखे ना, अगर 5 पैराग्राफ्स है ना, ऐसे में क्या होता है, एक बड़ा आइडिया, फिर उसको सपोर्ट करने के लिए हम छोटे छोटे बड़े पॉइंट्स बना लेते हैं। अब वो हर पॉइंट एक पूरा पूरा पैराग्राफ बन जाएगा। जी, कलरफुल वोकैबुलरी का मतलब है यूज ऑफ एडजेक्टिव्स। बात समझे? जैसे अगर आप इस एक पैराग्राफ को देखें तो इसमें कितने सारे एडजेक्टिव्स हैं। पहली लाइन में देखें, ग्रेटर, ठीक है, इन्फ्लुएंस ऑन फीड, वॉश, क्लॉथ, मतलब देखो आपको बहुत सारे एडजेक्टिव्स, एक्स्ट्रा डिटेल्स, यानी ऐसे अल्फाज जो आपको क्या करेंगे, बड़े मजे के लगेंगे, जिनके फोनिक इफेक्ट्स बड़े अच्छे, यानी सुनने में बड़े अच्छे लगते हैं। बात समझे हो कि नहीं समझे? लेकिन एक बात, जब आप स्टार्ट करते हैं पैराग्राफ राइटिंग इनिशियली, अब बच्चों के पास इतने सारे वर्ड्स नहीं होते, तो मैं ये कहता हूं कि बजाय इसके कि आप मुश्किल या फ्लावरी वर्ड लिखने के चक्कर में गलत लफ्ज लिखें या गलत माना वहां पे उसका बन रहा हो, बेहतर है वो लफ्ज लिखो जो आपको बहुत अच्छा आता है। समझ आई कि नहीं आई? इज दैट क्लियर? बड़ा फिक्रा लिखने की बजाय छोटे छोटे सेंटेंसेस लिखो ताकि आपकी ग्रामर की गलती ना हो। बात समझ आई कि नहीं आई? और जैसे पुख्तगी आती जाएगी, जैसे जैसे आप क्या होते जाएंगे, यूज टू होते जाएंगे चीजों के साथ, आप मुश्किल करते जाए, मुश्किल करते जाए। बात समझ आई कि नहीं आई? अब इसी तरह देखें, लास्ट सेंटेंस क्या है, नो मैटर हाउ बिग आई माइट ग्रो टू बी, आई होप टू बी एज ग्रेट एज माई मदर। क्या लगता है, क्या ये बड़ा स्ट्रॉन्ग किस्म का कंक्लूडिंग सेंटेंस नहीं है? यानी वो कहता है कि भाई नहीं फर्क पड़ता मैं कितना बड़ा हो गया हूं या कितना बड़ा होऊंगा, मैं बस इतना बड़ा होना चाहता हूं, इतना अजीम बनना चाहता हूं जितनी अजीम मेरी मां है। बात समझे कि नहीं समझे? क्या ये कंक्लूडिंग सेंटेंस इसको सेकंड नहीं करता, इसको क्लोज नहीं कर रहा? कर रहा है। कैसे? उसने क्या स्टांस बनाया था कि भाई मेरी मदर मेरे लिए बिगेस्ट पर्सन है। क्या ये उसको कितना खूबसूरती से एंड किया? क्या ख्याल है? यानी मैं जी फलां बनना चाहता हूं। बात समझे कि नहीं समझे? क्यों? क्योंकि आपको लगता है कि भाई ही और शी इज द स्टैंडर्ड। तो जो आपके लिए मयार है, जो आपके लिए आइडियल है, आप किसके जैसा बनना चाहते हैं? जो आपके लिए आइडियल हो, जो आपके लिए हीरो हो। ऐसे ही है ना जी बच्चों? भाई उसने उस बात को ही खत्म ही नहीं कर दिया। बात समझे कि नहीं समझे? कंक्लूडिंग सेंटेंस ऐसा होना चाहिए जिससे एक मौजू मुकम्मल तौर पे खत्म हो जाए। बात समझे कि नहीं समझे? बंद हो जाए। इज दैट क्लियर? कंक्लूडिंग सेंटेंस को कहते हैं क्लिंचर। क्लिंचर का लफ्जी मतलब ही है अ क्लोजिंग थिंग, कोई ऐसी चीज जो किसी बात को खत्म कर दे, बंद कर दे। बात समझ आई कि नहीं आई? इज दैट क्लियर? क्या आपको इस एग्जाम्पल से कुछ क्लैरिटी मिली? जी
कि पैराग्राफ में उसका स्ट्रक्चर क्या है और कैसा है। अब आते हैं कि एक पैराग्राफ लिखना कैसे है। यानी आप लोगों ने पैराग्राफ नहीं लिखा, आप सबको इशू होगा। क्यों? क्योंकि आप सब लोगों ने याद किया था, ऐसा ही है। मतलब once there was a crow, he was very thirsty, ऐसा ही है। तो हर जगह वो बेचारा थ्रस्टी है, कहीं पे वो भूखा नहीं है। क्या ख्याल है? हंग्री नहीं है, हर जगह थ्रस्टी है, ऐसा ही है। इसी तरह वो मतलब अभी कल हमारी एक मीटिंग हो रही थी, अब उसमें वो डॉक्टर साहब कहते कि भाई वो घड़े पूरे पंजाब से खत्म हो गए, लेकिन कौवा अभी तक पानी किससे पीता है? घड़े से। बात समझे हो कि नहीं समझे? कि आप में से किसी के घर में घड़ा है? बस एक के घर में, बाकी किसी के घर में नहीं है। अब मतलब गांव वगैरह में जिन घरों में लस्सी वगैरह बनती है या इस तरह का मक्खन वगैरह बनाने के लिए सिर्फ इस्तेमाल होता है, पानी पूनी के लिए अब घड़ा नहीं है, फ्रिज है, ऐसे ही है ना, बॉटल्स हैं। तो लेकिन वो बेचारे कौवे को अभी तक हमने किस पे लगाया हुआ है? घड़े पे। तो क्यों भला? रट्टा। बात समझे कि नहीं समझे? इनोवेशन नहीं लाए। इसी तरह हमारे बच्चे को भी हमने किस पे लगाया हुआ है? अब वो तीन दोस्त और सोने की ईंट, आप लोगों ने कहानी पढ़ी होगी। क्या आपको पता वो कहानी पहली बार कब लिखी गई थी? 14वीं सदी में। जेफरी चौसर राइटर का नाम था, उसको फादर ऑफ इंग्लिश लिटरेचर बोलते हैं। उसने एक किताब लिखी थी कैंटरबरी टेल्स, टेल्स कहते हैं स्टोरीज को, ठीक है। उसमें उसने कुछ कहानियां लिखी थी, दैट इज अ स्टोरी फ्रॉम दैट बुक। यानी वो 600-700 साल पहले अंग्रेज उसे छोड़ चुके हैं, लेकिन हम लोगों ने उसे सीने से लगाया होगा। क्यों? हमने नई कहानी नहीं बनानी, हमने वही पुरानी याद करनी है। तो आपने ऐसा नहीं करना। बात समझ आई कि नहीं आई? यानी अगर पैराग्राफ लिखना है तो याद नहीं, माई स्कूल के ऊपर पैराग्राफ याद हो रहा होता है। कैन यू इमेजिन? माई एम इन लाइफ के ऊपर पैराग्राफ याद होता है। मैंने बच्चों को लास्ट ईयर 9th के बच्चों को मैं पढ़ा रहा था, मैंने उन्हें टॉपिक दिया माई फेवरेट टीवी प्रोग्राम। अल्लाह मुझे मुआफ करे, वो कहीं उनकी किताब में लिखा हुआ था। अच्छा, वो जब का वो खुलासा लिखा गया था तब एक प्रोग्राम कोई लगता था, एक वो काफी मशहूर सहाफी थे अरशद शरीफ, शायद आप लोगों को पता हो। अच्छा, वो गरीब फोत हो गया, शहीद हो गया, उसका प्रोग्राम बंद हो गया, लेकिन वो खुलासे वाले ने कहीं उसका नाम लिखा हुआ था। सारे बच्चों ने उसका नाम लिखा हुआ है, एक दो को छोड़ के। कुछ 30 के 30 बच्चों ने ऐसा किया हुआ है। वजह क्या है? ये नहीं इस्तेमाल। बात समझ आई कि नहीं आई? तो आप सबने ऐसा नहीं करना, आप सबने इसको इस्तेमाल करना है। ये अनटच बाय हैंड अल्लाह को वापस नहीं करना, तो इस्तेमाल करो, ये इस्तेमाल के लिए ही मिला है। तो इसमें अब देखो मैं आपको प्रोसेस समझाता हूं। इसको हम बोलते हैं प्रोसेस अप्रोच ऑफ राइटिंग अ पैराग्राफ, ठीक है। जैसे मैंने आपको बताया था कि कोई भी चीज करनी है उसके लिए एक प्रोसेस है, ठीक है। सबसे पहले आपने क्या करना है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। व्हाट इज ब्रेनस्टॉर्मिंग? जी, स्टॉर्म का पता है किसी को? तूफान। तो ब्रेनस्टॉर्मिंग क्या हुआ? दिमागी तूफान। फिर क्या मतलब हुआ इसका? नहीं नहीं, ब्रेनस्टॉर्मिंग का मतलब है कि अपने दिमाग में वाकई ख्यालात का तूफान ले आओ। बात समझ आई कि नहीं आई? लेट्स सपोज कोई एक चीज है, ठीक ठीक है, कोई टॉपिक बताओ जी। या लेट्स सपोज चिल्ड्रन, ओ खुदा का नाम है यार, माई हॉबी। हम कर लेते हैं चिल्ड्रन, चिल्ड्रन, ठीक है। इसके ऊपर अब जो कुछ आपको पता है, जाहिर है कुछ ना कुछ तो पता होगा ना। क्या ख्याल है? मतलब बच्चे ऐसे होते हैं, क्या ख्याल है? हमारे पास तो सामने एग्जांपल्स मौजूद हैं। इसी तरह बच्चे शरारती होते हैं, बच्चे अच्छे होते हैं, बच्चे क्यूट होते हैं, जो कुछ भी आपको पता है, जो कुछ आपका प्रीवियस नॉलेज है। प्रीवियस नॉलेज समझते हो जी? You just have to use the previous knowledge of yourself about that topic to think about the same topic. What you have to do, you just have to think about the topic using your prior knowledge, your previous knowledge. बात समझ आ गई? ये क्या है? ब्रेनस्टॉर्मिंग। यानी टॉपिक आपको मिला, आप अपने गुज़िश्ता इल्म को दोहराएं, उसको जहन में लाएं जो कुछ आपको पता है, और फिर सोचें कि अच्छा इसके बारे में क्या क्या मुझे पता है। अब आपने क्या करना है? लेट्स सपोज आपके जहन में कोई पॉइंट आया, कोई भी चीज आ गई, कुछ आ गया, ठीक है, कि बच्चे ऐसे हैं, ये हैं, वो है, ये होता है, वो होता है, ठीक है। यानी कोई
1 माह से लेके कोई 10 साल तक के बच्चे को मैं बच्चा मानता हूं, या वट एवर दैट इज, ठीक है। आपने क्या करना है, बगैर ये सोचे कि वो ठीक है या गलत है, regardless of the accuracy, regardless of the grammar, what you have to do, you just have to write it as it is. इसको हम free writing बोलते हैं। While brainstorming, what comes to your mind, you just have to write that. Is that clear? You don't have to take the tension about the punctuation, about the grammar. Is that clear? You just have to write the ideas as it is. Whenever an idea arises, what you have to do, you just, that's called free writing. Is that clear? फ्री राइटिंग क्या है, आपने ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आपने सोचा किसी मौजू के बारे में, जो मौजू आपको दिया गया, लेट्स सपोज वो चिल्ड्रन है, लेट्स सपोज वो करप्शन है, लेट्स सपोज माय एम इन लाइफ है, लेट्स सपोज माय सेल्फ है, कुछ भी है, आपको उसके बारे में जो जहन में आ रहा है, तसल्ली से बैठो, सोचो, जो जहन में आ रहा है उसको लिख लो, कम से कम उसके बारे में को 15 से 16 या 20 पॉइंट्स लिख लो, गलत है सही है, तरतीब को छोड़ो, ग्रामर को छोड़ो, पंक्चुएशन को छोड़ो। क्लियर हो गया बच्चों? अब देखो मेरी बात सुनो, फ्री राइटिंग, फ्री राइटिंग यानी फ्री का मतलब क्या है, फ्री स्टाइल, ठीक है। कोई आपको किसी चीज की को ख्याल रखने की जरूरत नहीं है, आप पॉइंट्स की फॉर्म में लिख लो, फ्रेजेस की फॉर्म में लिख लो, सेंटेंसेस की फॉर्म में लिख लो, कोई इश्यू वाली बात नहीं है, जैसे आपका दिल करे। बस ये है कि वो पॉइंट देख के आपको याद आ जाए कि अच्छा मेरे जहन में ये आया था। बात समझ आ गई जी बच्चों? जी नहीं, दूसरा क्यों रखना, एक ही टॉपिक एट अ टाइम, आप एक टॉपिक के ऊपर ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हैं ना, क्या ख्याल है? ऐसा एक चीज के बारे में सोच सकते हैं ना आप, तो आपने नहीं करना ना दूसरा टॉपिक शुरू, आप एक वक्त में एक चीज के बारे में सोचें। जी मतलब एक पैराग्राफ होता ही एक टॉपिक के ऊपर है, ठीक है। मतलब आपको कोई टॉपिक दिया गया ना, कोई टॉपिक दिया गया, वो कोई भी टॉपिक हो, जैसे मिसाल के तौर पे कोविड-19 आपको दे देता कोई, अब कोविड के बारे में जो जो कुछ आपको बताया, आप क्या करो, उसको लिखते जाओ जैसे जैसे जहन में आया। बात समझ आ गई? अब फ्री राइटिंग के नतीजे में आपने कम से कम हर चीज के बारे में पहले 15 से 20 पॉइंट्स आप अपने जहन से निकाल लेने हैं, और आपके लेवल पे जिस तरह के पैराग्राफ्स दिए जाते हैं वो बड़े आसान होते हैं, उनके बारे में नेसेसरीली आपको पता होगा। बात समझ आ गई? यानी ऑलरेडी आपके पास उनके हवाले से कुछ ना कुछ बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन होगी या नहीं होगी? होगी। अब आप क्या करेंगे, अब देखो आपके पास 15 से 20 पॉइंट्स आ गए, नाउ व्हाट यू हैव टू डू, हैव टू थिंक, अब इसमें से मैं मेन आइडिया किसको बनाऊं, किसके बारे में मेरे पास सबूत, गवाह और मिसालें मौजूद हैं, ठीक है ना। सपोर्टिंग सेंटेंस में क्या है, उस बात को सपोर्ट करने के लिए भाई लाओ जरा गवाह लाओ, मतलब गवाह आर्ग्यूमेंट लाओ, क्या ख्याल है, बात समझो, एग्जांपल्स लाओ, स्टैट्स लाओ, फैक्ट्स लाओ, क्या ख्याल है। आप देखें कि उसमें से कौन सी ऐसी चीज है जो क्या हो सकती है, टॉपिक सेंटेंस। बात समझे कि नहीं समझे? अब फिर आप क्या करें, उसको लिख लें, इसको हम कहते हैं स्ट्रक्चरिंग, यानी हमने रैंडम पॉइंट्स बना लिए, अब उसमें से हमने क्या करना है, एक तरतीब निकालनी है, ठीक है, कि भाई ये एक चीज हो सकती है, ठीक है। बात समझ आई कि नहीं आई? और फिर आप क्या करेंगे, हाँ इसको सपोर्ट करने वाली ये, अब दोबारा से ब्रेनस्टॉर्म करना, यानी एक आइडिया निकाल लिया, वो पॉइंट्स भी सामने है, दोबारा से अकल इस्तेमाल करो और एक तरतीब बना लो कि भाई ये आइडिया होगा, ये इसका पहला सपोर्टिंग होगा, ये दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा, ये पांचवा, जितने आपको लगता है कि ये सपोर्टिंग पॉइंट्स हो सकते हैं, आप क्या करेंगे, उनको लिख देंगे। बात समझ आई? और फिर सोचें कि इसका एंडिंग सेंटेंस क्या होगा। बात समझ आई कि नहीं आई? अब स्ट्रक्चरिंग करते हुए अगर आपको ज्यादा इशू आता है तो आप क्या कर सकते हैं, आप माइंड मैपिंग भी कर सकते हैं, आइडिया एक ही होगा जी, अगर दूसरा लिखना तो आइडिया चाहिए, क्या ख्याल है? और मिसाल के तौर पे होता कुछ यूं है, अगर तो वो आपको कहता है 120 वर्ड्स का पैराग्राफ लिखना है, फिर तो एक आइडिया काफी है। एक नॉर्मल सेंटेंस आमतौर पे 12 से 14 वर्ड्स का होता है, ऐसा ही है। एक टॉपिक सेंटेंस आ गया 12 to 14 वर्ड्स का, और तकरीबन 6 से 7 क्या आ गए, सपोर्टिंग सेंटेंसेस आ गए, और एक एंड पे क्या आ गया,
बोलो कंक्लूडिंग सेंटेंस। तो टोटल 9 फिक्रे हो गए, आराम से आपका 100 से 120 वर्ड पूरा, क्योंकि कुछ सेंटेंसेस लंबे भी होंगे ऑब्वियसली। क्या ख्याल है, बात समझ आई कि नहीं आई? सिंपल, कोई रॉकेट साइंस नहीं है। इज दैट क्लियर? यस स्टूडेंट्स, तो दिस इज द वे। अब स्ट्रक्चरिंग के लिए आप माइंड मैपिंग यूज कर सकते हैं। What is meant by the mind mapping? Mind mapping means that you have make an idea. Now you have to make a map in your mind about that idea. What you have to write first, what you have to write secondly, what you have to write thirdly. बात समझे हो कि नहीं समझे? यानी एक तरीका तो क्या है कि स्ट्रक्चरिंग करते हुए सीधे सीधे पॉइंट्स बना लो। अब ये बच्चा कहता है कि नहीं सर मुझे तो नहीं सीधे सीधे पॉइंट, मुझे तो अच्छे नहीं लगते। बात समझे कि नहीं समझे? ये भी तो मसला हो सकता है ना कि नहीं सर ये तो मुझे तो नहीं ऐसे समझ आ रही। तो भाई फिर क्या करो, फिर माइंड मैपिंग कर लो। अब माइंड मैपिंग में क्या है, कोई एक गोल सा दायरा बना के, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, ग्राफिक ऑर्गेनाइजर यूज करो ना। अब ग्राफिक ऑर्गेनाइजर क्या होता है, ये मैं पॉइंट स्किप कर रहा हूं, मैंने आपको बता दी है, ठीक है। यानी माइंड मैपिंग, आपको इस तरह का एक फ्लो चार्ट बना लो। ये क्या है, फ्लो चार्ट, कि भाई पहला पॉइंट ये है, फिर इससे आगे ये लिखूंगा, फिर ये लिखूंगा, फिर ये, फिर ये, फिर ये, और ये एंड के कंक्लूजन आ गया। बात समझ आई कि नहीं आई? इसी तरह आप क्या करो, आप एक मतलब सिंपल जो है वो चार्ट बना लो, वेन डायग्राम या कुछ भी इस तरह का आप यूज कर सकते हैं। किसके लिए, जैसे उसने एजुकेशन के ऊपर लिखना था, उसने कहा जी एजुकेशन स्कूल भी आता है, साइंस भी आता है, रिसर्च भी, करिकुलम भी, वैल्यूज भी, यानी एजुकेशन के हवाले से जो जो कुछ उसके जहन में आया उसने क्या किया, पॉइंट्स की फॉर्म में लिख दिया। यानी एक तो तरीका ये है ना कि आप लिस्ट इनलिस्ट कर लें, सबको लिस्ट बना लें। लिस्ट नहीं बनानी तो माइंड मैप इस तरह से भी बनाया जा सकता है। बात समझ आई कि नहीं आई? जैसे मिसाल के तौर पे, अब ये क्लासरूम एक्टिविटी के तौर पे आपने करना है। टॉपिक क्या है, हजरत मोहम्मद अ रोल मॉडल फॉर एजुकेटर्स, यानी मुअल्लिमीन के लिए रसूलुल्लाह कैसे एक क्या है, रोल मॉडल है। उसातिज़ा के लिए एक रोल मॉडल कैसे है, भाई सबसे आला और इरफा उस्ताद वही थे ना। क्या ख्याल है? अब क्या इस बारे में अगर आप सोचे, आपके जहन में कुछ नहीं आएगा? आएगा, वो कहता कुछ नहीं आएगा। तो रसूलुल्लाह के बारे में तो सभी को पता है ना, और ये भी पता है कि रसूलुल्लाह ने कहा कि भाई मुझे बेहतरीन मुअल्लिम बना के भेजा गया। ऐसे ही है ना, समझे हो बात के नहीं समझे? अब इसमें देखें, आप सिंपल एक बना लें कि भाई पहला पॉइंट ये होगा, ये होगा, ये होगा, ये होगा, मतलब इनमें पॉइंट्स लिख लें। अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। अब जरा सोचो, लिखवाओ क्या क्या पॉइंट्स लिखे जा सकते हैं जी, क्या बना लेते हैं? ये माइंड मैप ही है ना, मैं समझा नहीं। वेब, मैं समझा नहीं, वेब क्या है? हाँ हाँ हाँ, फ्लो चार्ट, फ्लो चार्ट की बात कर रही हैं कि इस तरह से, इस तरह से, इस तरह से, ये कह रही हैं आप जी? ठीक है, तो फ्लो चार्ट बना लेते हैं। वो तो हर कोई देखो ना डिफरेंट कर सकता है, और किसी को लगता है कि फ्लो चार्ट में मुझे आइडियाज अच्छे ऑर्गेनाइज हो सकते हैं, अरेंज हो सकते हैं। किसी को लगता है कि इस तरह के ग्राफिक में हो सकते हैं। किसी को लगता है कि मेरे आइडियाज लिस्ट की शक्ल में अच्छी तरह से मैनेज हो सकते हैं। भाई आप करो जी, अहादीस लिखें, वाकयात लिखें, कोई और बात आती है वो लिखें। जैसे मैंने आपको एक हदीस सुनाई कि भाई वो क्यों है, क्योंकि रसूलुल्लाह ने ये कहा। ठीक है, अब मैं क्या करता हूं, मैं इसको टॉपिक सेंटेंस बना लूंगा। ठीक है, क्या क्या बनाऊंगा कि भाई उनको दुनिया पे सबसे आला उस्ताद बना के भेजा गया। ठीक है, अब वो सबसे आला उस्ताद क्यों थे, इसके बारे में सोचो जी। नबी होना एक हो गया, उन्हें सुना था, ठीक है, लेकिन इसमें देखो ना एजुकेशनल पर्सपेक्टिव से क्या आया। नहीं, आखिरी नबी होना एजुकेटर्स के लिए रोल मॉडल कैसा है? नहीं जी, यस फ्रॉम दी ऑनलाइन सोर्स, और ये किंग वे, बच्चे आप जैसे हैं जी, कोई भी नहीं है जी, आप में से कोई क्या दिखाया? ठीक है, लेकिन एजुकेटर्स के लिए रोल मॉडल कैसे, एक अच्छा उस्ताद। अच्छा सोचो,
एक अच्छा उस्ताद होने के लिए क्या क्या होना चाहिए? जहानत होनी चाहिए, इल्म होना चाहिए, उसको कहते हैं फसाहत, यानी बोलना बड़ा साफ चाहिए कि आपकी बात इतनी कंप्रीहेंसिव हो कि कोई भी उसको समझ ले। अब क्या रसूलुल्लाह ज़हीन नहीं थे? ज़हीन थे। अब कैसे साबित करोगे? उनके फैसलों से। बात समझ आई? क्या रसूलुल्लाह के पास इल्म नहीं था? इल्म था, और किसका दिया हुआ? अल्लाह पाक का। ठीक। क्या रसूलुल्लाह फसीह नहीं थे? फसीह थे। बात समझे कि नहीं समझे? यानी सबसे नरम, सबसे फसीह और सबसे जामे बात करने वाले, पोलाइटली, कंप्रीहेंसिवली एंड अ कॉम्पैक्ट, यानी वो कॉम्पैक्ट बात करते थे, पूरी मजबूत बात, उसमें किसी तरह का कोई मतलब झोल नहीं था होता। बात समझ आ गई? वो बात करते थे, कंप्रीहेंसिव बात करते थे, यानी मुख्तसर लेकिन मुकम्मल। और बात करते हुए अंदाज कैसा था? पोलाइट। क्या टीचर के पास ये चीजें नहीं होनी चाहिए? चाहिए। अब देखो, आप इस एंगल से सोचें ना कि एक टीचर है, उसके लिए क्या क्या चीजें जरूरी हैं। तो आप उस अंदाज से जब ये सोचोगे कि रसूलुल्लाह में ये सारी चीजें थी, ये सारे पॉइंट्स थे, तो तब आप क्या करोगे? तब आप इस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर के ये सारे पॉइंट्स फिल कर सकते हैं और आप बड़े अच्छे से ये प्रूव कर सकेंगे इस आइडिया को, हाउ रसूलुल्लाह इज अ ग्रेट एजुकेटर। इज दैट क्लियर? या कैसे वो रोल मॉडल थे एजुकेटर्स के लिए। समझ आ गई बच्चों? आप सबने इस पैराग्राफ को लिखना है, इसको यूज करना है, इस ग्राफिक ऑर्गेनाइजर को, और इस टॉपिक के ऊपर आप सभी बच्चे एक 120 वर्ड्स का पैराग्राफ लिख के लाएंगे। इज दैट क्लियर? समझ आ गई? अगर आप में से किसी का यहां तक कोई सवाल है तो पूछ सकते।